और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारा जो मकसद है, हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो इस देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारी पार्टी का ख़ास मकसद ये है, ये कोई मंशूर वगैरह नहीं निकालती इलेक्शन के वक्त में। इसका मंशूर संविधान है। संविधान में हर आदमी को ये लिखा हुआ है, हर हक आदमी का लिखा हुआ है। एक करोड़पति आदमी से लेकर एक नीचे का गरीब आदमी का भी हक लिखा हुआ है, उसके साथ क्या करना चाहिए। इसलिए हमारा मंशूर नहीं है। हम संविधान को जो है उसके ऊपर अमल करेंगे तो ये देश खुशहाली से तरक्की करता रहेगा। और जैसा कि पुराने लोग कहा करते थे कि हमारा ये देश किसी वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था या उसका सपना देखते थे, लेकिन आज जो है वो पूरा, अभी तक तो हम नहीं देख पाए उसको, लेकिन हमारी जो बीएसपी पार्टी है वो ये चाहती है कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाया जाए और इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये एक बैनर तले आकर अपनी हुकूमत कायम करें। इस मकसद के तहत बहुजन समाज पार्टी ने मुझे मालेगांव धुलिया हलके नंबर 2 से उम्मीदवार बनाया है, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारे तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं वो एक साथ आए और एकजुट होकर हाथी निशान पर बटन दबाए, ताकि इस देश को खुशहाली की तरफ ले जाया जा सके, इस देश की तरक्की की तरफ ले जाया जा सके, और इस देश में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, गरीबी दूर हो। इन तमाम मकासद को लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। धुलिया मालेगांव जो चुनावी क्षेत्र है जहाँ से आप खड़े हैं, इसके पार्लियामेंट में उठाने जैसे कौन से मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में है कि आप इलेक्शन के आने के बाद आप इन मुद्दे पे काम करेंगे? हमारे मुद्दे हमने इसमें लिख के रखा है, आपको सर्व कर देते। नहीं बोलिए। अच्छा, मुझे भी देख कर ही बोलना पड़ेगा। हाँ, इलेक्शन का मंशूर बनाया है मेरे लिए, वार्ड यानी कि हमारे धुलिया हलके के लिए। पार्टी का मंशूर जैसे मैंने कहा कि संविधान, हाँ, ये मैंने अपने लड़ने के मकासद इसके अंदर आपको लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, संविधान को बचाना। नंबर 2, तमाम बिरादरियों के साथ इंसाफ करना। नंबर 3, धुलिया मालेगांव लोकसभा हलके के मसाइल को हल करना। नंबर 4, नेशनल हाईवे नंबर 3 पर सर्विस रोड बनाना और उड़ान पुल बनाना। नंबर 5, मिलिट्री स्कूल कायम करना। नंबर 6, ओल्ड एज होम जारी करना। नंबर 7, बेवाओं का आश्रम घर बनाना। नंबर 8, धुलिया मालेगांव में रेलवे लाइन शुरू करने के लिए कोशिश करना। नंबर 9, गवर्नमेंट का MBBS कॉलेज और लॉ कॉलेज कायम करना। नंबर 10, मालेगांव को ज़िला बनाने की कोशिश करना। नंबर 11, सामान्य रोगनालय को सिविल अस्पताल का दर्जा देने की जिद्दोजहद करना। नंबर 12, अक़लियतों के फ़ंड की वसूलियाबी के लिए रहनुमाई और कोशिश करना। नंबर 13, NRC CAA को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नंबर 14, ख़वातीन को रोज़गार के लिए गवर्नमेंट की स्कीमात को लागू करना। ये तमाम हमने मकासद लिए है इलेक्शन लड़ने की। जी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम करते हैं? हाँ, करते हैं। जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसमें जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जिसमें आपका भी फोटो और भी लोगों का फोटो है, तो मालेगांव शहर में चल रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है। हाँ। और उसको एक मैसेज लिखा है, विश्व देश आज़ाद है, सबको अपनी बात रखने का जी और इलेक्शन लड़ने का हक है। लेकिन उसको लिखा जा रहा है कि ये कौन के गद्दार है। वो उनकी राय है ना, अब ये आज़ाद है, उनको भी उनका बोलने का भी हक है ना उनको, हम उनके ऊपर बंदिश नहीं लगा सकते। जैसे लोगों को क्या बोलना है कि आप खड़े होंगे तो आपको जो वोट मिलेंगे, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर वोट मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, तो बीजेपी यहाँ पे बढ़ जाएगा। मेरा एक पत्रकार लोगों से सवाल है कि 20 साल से तो मैं नहीं लड़ रहा था, क्यों आ रही थी कांग्रेस पार्टी, क्यों हार रही थी? बीजेपी आ रही थी, कांग्रेस पार्टी हार रही थी। मेरे खड़े होने से हार जाएंगी? मेरा तो कांग्रेस से मुकाबला ही नहीं है, बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला है हमारा, क्योंकि कांग्रेस को तो हिंदू समाज और दूसरे समाज की भी लोग वोट नहीं देने वाले। हमारा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से, खास तौर से बीजेपी से। बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट जो है इकट्ठा खड़े हुए, अब इस बार ये हुआ कि हमारे बहुत सारी गरीब जमातें जो है, दलित भाई भी हैं, इस बार वो भी खड़े हो गए, जो मिलके इकट्ठा होकर एक बड़ा वोट बैंक बनना चाहिए था, वो डिवाइड हो गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे ये लड़ाई मुमकिन है कि हम जिनके बारे में जिनसे लड़ाई करना चाहते हैं हमसे कैसे लड़ पाएंगे?
धूलिया के वार्ड में तो धूलिया वार्ड के अंदर जो है धूलिया 2 में मुझे बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि वंचित का कोई उम्मीदवार है। वंचित का तो है ही नहीं ना। भीम सेना करके भी एक है, वहाँ से भी कुछ हाँ है ना। बात है। भीम सेना भी कहीं ना कहीं से जो है वो नहीं, ये भीम सेना कोई संगठन नहीं है, छोटा सा संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आप बहुजन समाज पार्टी के ताल्लुक से देखेंगे। मालेगांव हल्का जो है 6 जो हल्का माना जाता है, तो अब तक आपने कितने हल्कों में जो है दौरा किया, कितने लोगों से आपने हिमायत मिली, ये सारी चीज़ें? हिमायत तो अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है कि लोग मुझे फ़ोन कर करके बुला रहे हैं, फ़ोन पे भी हिमायत दे रहे हैं, कुछ लोग बुला रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम कुमारी मायावती जी, उनके दिशा निर्देश में तकरीबन 1 साल से हम गांव चलो अभियान चला रहे हैं। उसके तहत धुलिया लोकसभा में तकरीबन 2000 के आसपास जो गांव आते हैं, वहां तक हमने जाके जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को तैयार करने का और उनके तक बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए उन पे हमने तकरीबन 1-1.5 साल से मेहनत की है और उसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शहर में कितनी सभा लेंगे लोग? हम सभा से ज़्यादा कॉर्नर मीटिंग पे ज़्यादा जोर देंगे। कॉर्नर मीटिंग में ज़्यादा और हर वार्ड में जाके लोगों से हम मिल सकते हैं और डायरेक्ट आवाम से कांटेक्ट होता है, मतदारों से कांटेक्ट होता है, उसमें ज़्यादा अपील होती है ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम बड़ी सभाओं की जगह छोटी कॉर्नर सभाओं पे, कॉर्नर मीटिंगों पे, जिसे छुआ मीटिंग भी कहा जाता है, हम उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आप बहुजन समाज पार्टी का काम कर रहे हैं, 7 साल से आप सब लोग काम कर रहे हैं, ऐसा क्या ये हुआ बहुजन समाज पार्टी को अचानक आपको एक उम्मीदवार जो है जो बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा दिन से जुड़े हुए थे, कम दिन से जुड़े, उसको आपने उम्मीदवारी दी? ऐसा क्या ये था? यानी आपने ये सोचा कि भाई मुस्लिम है, मायावती जी ये सारी चीज़ें नहीं मानती, लेकिन ये क्या चीज़ें थी कि मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पे दिया गया, उसका भी तो उम्मीदवार हो सकता है? तो जहूर भाई बहुजन समाज पार्टी से तकरीबन 2008 से जुड़े हुए हैं। 2009 के चुनाव में भी उन्होंने मालेगांव में बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा काम किया था। उस समय तीसरा मार्च जो बना था, तीसरा मार्च के सारे लोगों से बहुजन समाज पार्टी के जो आला लीडर थे उनकी उन्होंने मीटिंग करने में जहूर भाई का बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें अभी के रनिंग एमएलए साहब भी है मालेगांव के, उन्होंने भी बहुजन समाज पार्टी के जो एमपी थे राज्यसभा के, उनसे भी बहुत सारे दौर की मीटिंगें की थी। तो एक बड़ा काम उनका बड़े लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी से है। उन्होंने संविधान बचाओ अभियान भी बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत चलाया था। उसमें दस्तकों की बड़ी मुहिम मालेगांव में और धुलिया लोकसभा में चलाई गई। उसके बाद CNRC के खिलाफ जेल भरो आंदोलन भी जहूर भाई के सदारत में मालेगांव में हुआ था। तो बहुजन समाज पार्टी से 2008 से वो जुड़े हैं। और दूसरी बात, हमें ये जो नज़र आता है कि बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी देने की बात बहुजन समाज पार्टी करती है। और देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें खास तौर से देखा जाए बीजेपी तो मुस्लिम को पूरे देश में एक भी जगह लड़ा नहीं रही है। कांग्रेस जो खुद को सेकुलर कहती है, मुस्लिम और दलित OBC समाज के जो रहनुमा खुद को समझती है, उसके भी जो टिकट पूरे देश में हम देख रहे थे 70% से ज़्यादा उन्होंने अपर कास्ट और एक विशेष समुदाय से उन्होंने वोट दिया है। और मुस्लिमों को पूरे देश में वो तकरीबन 35 से 40 सीट भी वो दे नहीं पाई। ये आपके सामने पूरे देश की सच्चाई है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो अकेले उत्तर प्रदेश में, जो कांग्रेस पूरे देश में जितने मुस्लिमों को टिकट नहीं दे पाई, उतने टिकट अकेले उत्तर प्रदेश में तकरीबन 22 से 23 टिकट उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को देने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और उसमें से भी बहुजन समाज पार्टी का जो रिकॉर्ड रहा है उत्तर प्रदेश में, आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इसका भी रिकॉर्ड देख लो, सबसे ज़्यादा मुस्लिम अगर किसी पार्टी से चुन के आते हो MP और MLA तो बहुजन समाज पार्टी से आते हैं, और दूसरी पार्टी से बहुजन मुस्लिम समाज के लोग चुन के नहीं आते हैं। तो उसके तहत मालेगांव में भी अगर हम जातिगत लोक संख्या देखे जाए तो जातिगत लोक संख्या के हिसाब से मुस्लिम समाज का यहाँ पे टिकट बनता है। और मुस्लिम समाज को टिकट देने का काम हमने 2004 में भी गाजी अमरुल्लाह खान के ज़रिए हमने देने का काम किया था। फिर 2009 में रिजवान बैटरी वाले को लड़ाने का हमने काम किया था। और अभी 2024 में हम जहूर भाई जमजम जो हमारे पुराने मिशनरी साथी है, वर्कर है, जो पार्टी से तकरीबन 12 से 16 से 15 साल से जुड़े हुए हैं, ऐसे हमारे मिशनरी साथी को हमने मान सम्मान देने का काम इस लोकसभा में किया है। अभी तक कितनी दीनी तंजीमों से आपकी मुलाकात हुई?
दीनी तंजीमों से बहुजन समाज पार्टी और जातीय तौर पे हम सब जो पदाधिकारी हैं हम मुसल्सल उनसे संपर्क में रहते हैं। जैसे CANRC के समय मौलाना उमरन के साथ हमने मिलके यहाँ पे एक बड़ा उसके खिलाफ आंदोलन भी किया था। ये ATD हाई स्कूल के पास हुआ था। उसके बाद कैंडल मार्च भी हमने किया था। तो हम उनसे दीनी तंजीमों से कांटेक्ट में रहते हैं, खास तौर से जमात इस्लामी इनसे हम ज़्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। अभी इलेक्शन के पीरियड में पूछ रहा हूँ। इलेक्शन के पीरियड में हमने उनसे अपील की है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो अभी क्या समीकरण बन रहा है? जैसे PSP को मालेगांव से जोड़ गए तो मालेगांव से ताल्लुक रखते हैं आप लोग, जैसे जो बाकी के जो 5 और विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आप लोग कितनी वोट दिला पाएंगे? बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को, जैसे हमारे बीच में काचरे साहब बम्मन समाज से बैठे हुए हैं, गौली साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, और बाकी हमारे जिला प्रभारी रफीक भाई, रोहित तेलिया, पीछे हमारे एक पदाधिकारी रोहित तेली साहब है। तो सभी जाति धर्म के लोग हमारे साथ पार्टी में जुड़े हुए हैं। और हमने भाईचारा कमेटियाँ बनाई, जैसे हमारे पास आदिवासी भाईचारा कमेटी है जिसकी 100 से ज़्यादा गाँव में जिसकी शाखा है। तो हम संगठन के तौर पे जैसे अदरक की खेती उस ढंग से हम ज़्यादा हल्ला ना मचाते हुए हम संगठन में काम करते हैं। और हमें ऐसा विश्वास है कि आपकी बार बहुजन समाज पार्टी की भाईचारे की और नीति को समझते हुए सभी जाति धर्म के लोग जुड़ के ये देश में सेकुलर और हिंदुत्ववाद के नाम से जो इस देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है उसको बड़ा मुँह तोड़ जवाब देंगे और अपने हक अधिकार के लिए आगे आएंगे और जौहर भाई को बड़े तादाद में वोट करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। आपका जैसे केडर बेस पार्टी है, कैसा कोई प्रदर्शन नहीं, संसाधनों की हमें कमी है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी देश की नेशनल पार्टी होने के बाद जिस पार्टी ने तकरीबन 20 सूबों में अपने MLA और MP चुन के लाए हैं, और कांग्रेस के बाद सबसे ज़्यादा वोट रखने वाली इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी होने के बाद भी जिसका फैलाव जम्मू कश्मीर से लेके आपको कन्याकुमारी तक नज़र आएगा। अंडमान निकोबार में भी बहुजन समाज पार्टी की आपको वोट नज़र आती है। 5 लाख से ज़्यादा वोट अंडमान निकोबार में भी बहुजन समाज पार्टी को मिलती है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद और जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे, दिल्ली के बाद सबसे बड़ा सूबा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर जिन्होंने गवर्नमेंट चलाई है, फिर भी जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जब आप देखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब उसको सार्वजनिक किया जाता है तो बहुजन समाज पार्टी के नाम पे 1 रुपये का भी चंदा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से नहीं निकलता है। तो हमारी पार्टी दलित, OBC, मुसलमान और जो समतावादी सर्व समाज के जो लोग हैं जो इस देश में भाईचारे पे विश्वास रखते हैं, उनके चंदे से उनसे 1-1 रुपया जमा करके हम पार्टी चलाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा अन्य पार्टियों की तरह हम हल्ला नहीं मचा सकते हैं। हम छोटी छोटी मीटिंगें लेके उनको समझा के अपना काम करते हैं। बीजेपी कार्यकर्ते असेल किंवा आपली सभा आहे तसं होताना गावामध्ये तुमचं जे पथक आहे किंवा तुम्ही जे सॉंग्स आहे याचे बहुजन समाज हे जर याचा इफेक्ट होईल, पण तसं करताना हे दिसत नाही, जास्त ऊन आणि आम्ही मिटिंगांना जास्त भर देतोय, त्यामुळे आमचा प्रचार रोडावर दिसणं हा शक्य नाही। भाईचारा कमेटी के कुछ लोग हैं, तकरीबन 50 से 60 लोग जो जहाँ जहाँ उनकी बिरादरी के लोग रहते हैं, तो उन बिरादरों में जाके वो मीटिंगें ले रहे हैं। और उसी ढंग से अभी 1-1.5 घंटे बाद हम संगमेश्वर बेल्ट और मोतीबाग नाकापुरा जो बेल्ट है वहाँ पे एक बड़ी तादाद में हम डोर टू डोर जाके एक पॉम्पलेट बता के लोगों से संपर्क करने वाले हैं। और कल से आप देखेंगे हमारे कि मालेगांव सेंटर में भी और मालेगांव आउटर में भी आपको हमारी छोटी छोटी मीटिंग ऑटो रिक्शा से नज़र आएंगी। तकरीबन हमने एक प्लान बना है कि हम 400 से 500 मीटिंगें कम से कम ले, और हर मीटिंग में अगर हम 50 लोगों तक भी पहुँचे तो एक अच्छा मैसेज हम पूरे मालेगांव में पहुँचा सकते हैं।